का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। दोस्तों, पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने ऐसा कुछ पहले भी देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा है। ये फिल्म पूरी तरह से एक ऐसे डाकुओं से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया है। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन वीरप्पन के जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है और जहां तक इस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि इतना खतरनाक डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2004 देश के मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत के फेमस खतरनाक डाकू वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू, इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाला, लेकिन उसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस सवाल पर किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिर वीरप्पन का सच में इनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को कौन नहीं जानता है। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में ये नहीं जानता था। काफी समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु के पुलिसों को इसने चकमा दिया था। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकुओं को पकड़ना इतना आसान नहीं था। लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। वीरप्पन 10 साल की उम्र में तस्कर का कत्ल किया। उसी वक्त इसने फॉरेस्ट विभाग का 3 ऑफिसर को भी इसने मार दिया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ ऑफिसर ने इसे उकसाया था, लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में आखिरकार खुद ऑफिसर इसके पीछे पड़ गए। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा, जिसके बाद ये जंगलों में ही पला बड़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को इसने मारा। कहा जाता है कि ये हाथियों को सिर के ठीक बीचों बीच में गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन की पेड़ों को काटकर उसके लकड़ियों की स्मगलिंग किया करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती थी तो ये भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों के मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह से तमिलनाडु पुलिस के साथ भी ऐसा ही करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता या कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। अब अगर इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण किया करता था, उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था। ये चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, इसीलिए एक बार उसने रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बना लिया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर 1997 में इसकी
इसी जंगल में एक इंसान की आंख कान पर पट्टी बांध के उसे घसीटते हुए इन जंगलों में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। डर की खबर बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर दिखाने लगे। कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन ने दोबारा किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम से जानने लगे या डरने लगे। वीरप्पन की दहशत लोगों में फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने की रकम उसने 50 करोड़ की डिमांड की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को पूरी तरह कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर का पापा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को उस एरिया का एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ का कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब अपनाए। उन्होंने वीरप्पन के गैंग में अपने आदमियों की घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल किए और उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल हो चुके थे। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पत्ते के चरमराने की आवाज़ से पहचानने वाला वीरप्पन ये नहीं पहचान पाया कि उसके गैंग में विजय कुमार के आदमी घुस चुके हैं। समय बदलता जा रहा था। वीरप्पन के गैंग के लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन इसी वक्त विजय कुमार को ये पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरा की मदद लेता था। वो अपना वीडियो शूट करवाता था, जिसके बाद जिस तरह का मैसेज पहुंचाना होता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्होंने ये समझा कि वीरप्पन के आँख में दिक्कत है और वो हो सकता है कि वो अपने आँख का इलाज करवाने के लिए जल्दी कुछ न कुछ करेगा। बाद में ये शक सही निकला। वीरप्पन अपनी एक आँख से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका इलाज करवाने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन के गैंग में शामिल हो गए थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि अगर वो समय रहते अपना इलाज नहीं करवाएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी, लेकिन असलियत में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो पपरापत्ती गांव में उसे वहीं एम्बुलेंस को रोक दिया। वीरप्पन और उसके साथी उस एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। इसी बीच ड्राइवर और वार्डन दोनों गाड़ी से निकलकर भाग गए और जहां पर गाड़ी रुकी हुई थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। गाड़ी जैसे रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन 338 राउंड की फायरिंग में से वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था। वीरप्पन का इनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन इसी बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसका जवाब देते हुए पुलिस वालों को फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का खतरनाक डाकू वीरप्पन, और आज उसकी कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया और आज के समय बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है।
अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।